हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक वितान का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव और इस पाठ के लेखक ओम थानवी जी हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज हेतु 2 स्थानों पर खुदाई करवाई गई थी। आज ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं। पहला स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा पंजाब प्रांत में हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग के विद्वानों ने इन दोनों स्थानों की खुदाई करके सिंधुकालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त की। मोहनजोदड़ो का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो का संक्षिप्त परिचय लेते हैं कि ये है क्या। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विश्व के प्राचीनतम नियोजित नगर माने गए हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मानव जाति ने छोटे छोटे टीलों पर इस नगर का निर्माण किया था, किंतु इस नगर के नष्ट होने के बाद इसे मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ नगर माना जाता है। पुरातत्व विभाग ने जब इसकी खुदाई की तब यहाँ असंख्य इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर निर्मित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। यह नगर अपने समय में सभ्यता का केंद्र था। विद्वानों का विचार यह है कि यह नगर शायद उस क्षेत्र की राजधानी था। पूरा नगर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 5000 वर्ष पूर्व यह एक बड़ा महानगर रहा होगा, यह अनुमान लगाया जाता है। इस नगर से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नगर था, परंतु रेल लाइन बिछाने के कारण इसके अनेक प्रमाण नष्ट हो गए हैं। मोहनजोदड़ो नगर मैदानों में नहीं अपितु टीलों पर बसाया गया था। ये टीले प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित थे। यहाँ कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु नदी के पानी से नगर को बचाया जा सके और बाढ़ न आ सके। भले ही यह नगर आज खंडहर बन चुका है, फिर भी इसके स्वरूप के बारे में आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। यानी इस नगर के जो अवशेष हैं वो बचे हुए हैं और उनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह नगर किस प्रकार का था। इस नगर में गलियां, सड़कें, रसोई, खिड़की, चबूतरा, आंगन, सीढ़ियां आदि सुनियोजित ढंग से बनाई गई हैं। नगर की सभी सड़कें सीधी व आड़ी हैं। आधुनिक वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान की संज्ञा देते हैं। सिरे पर बौद्ध स्तूप बना हुआ है और उसके पीछे गढ़ है। सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती बनी हुई है, जहाँ पर काम करने वाले लोग रहते थे, जैसे कारीगर, बढ़ई, इस प्रकार की। यही नहीं, नगर में महाकुंड नाम का तालाब भी है जो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई लगभग 7 फुट है। कुंड में उत्तर दक्षिण से सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। इसके 3 और साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी भी स्नान घर का दरवाज़ा किसी दूसरे के सामने नहीं खुलता, यानी इन स्नान घरों के दरवाजे भी अच्छी तरह से सुनियोजित ढंग से बनाए गए हैं। महाकुंड का तल तथा दीवारें चूने और पक्की ईंटों को मिलाकर बनाई गई हैं। कुंड में बाहर का गंदा पानी न आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी भरने के लिए एक कुआं भी है जो दोहरे घेरे वाला है। कुंड के पानी को निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई हैं जो ऊपर से ढकी हुई हैं। पानी की निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था पूर्वकालीन इतिहास में कहीं नहीं मिलती। कुंड के दूसरी ओर एक विशाल कोठार है जिसमें अनाज रखा जाता था। यही नहीं, यहाँ 9 चौकियों की 3 हवादार कतारें भी हैं। इसके उत्तर में एक गली है जिसमें संभवतः बैलगाड़ियों में भरकर
अनाज लाया जाता होगा और यहाँ से आवश्यकतानुसार ले जाया जाता रहा होगा। ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिला है। अब हम बौद्ध स्तूप के अवशेषों के बारे में पढ़ते हैं कि बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ हैं और वो कैसे हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता के नष्ट होने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है, जो कि 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका निर्माण काल 2600 वर्ष पहले का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के लिए कमरे बनाए गए हैं। राखलदास बैनर्जी का कहना है कि ये अवशेष ईसवी पूर्व काल के हैं। तत्पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने खुदाई का कार्य आरंभ करवाया, जिसके फलस्वरूप भारतीय सभ्यता की गिनती मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीन सभ्यता के साथ की जाने लगी। इस यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पहले हमारे देश में या पूरे विश्व में यही माना जाता था कि नील नदी की सभ्यता या अफ्रीका की सभ्यता वो सबसे पुरानी है। लेकिन जब से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो हमें यह पता चला कि यह सभ्यता उतनी ही प्राचीन है जितनी कि चीन या अफ्रीका की सभ्यता, यानी चीनी सभ्यता व मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता, ये सभी समकक्ष हैं या समकालीन ही कही जाने लगी हैं। यह बौद्ध स्तूप भारत का प्राचीनतम लैंडस्केप कहा जा सकता है, जिसे देखकर दर्शक भी रोमांचित हो उठते हैं। स्तूप का यह चबूतरा मोहनजोदड़ो के एक विशेष भाग के सिरे पर स्थित है, जिसे विद्वानों ने गढ़ कहा है। तत्कालीन धार्मिक तथा राजनीतिक सत्ता के केंद्र चार दीवारी के अंदर ही होते थे। शहर गढ़ से कुछ दूरी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में ऐसी इमारत है जो अपने स्वरूप को आज भी बनाए रखे है। मोहनजोदड़ो की विशेष इमारतें लगभग खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन इन इमारतों को देखकर या इन खंडहरों को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सभ्यता, यह संस्कृति किस प्रकार अपना जीवन यापन करती थी। अब हम सिंधु घाटी का परिचय लेते हैं। सिंधु घाटी में व्यापार और खेती दोनों काफ़ी उन्नत स्थिति में थे। वस्तुतः उस समय के लोग खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। यहाँ कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने आदि की फसलें उगाई जाती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की फसलें भी होती थी। यही नहीं, खजूर, अंगूर, खरबूजे भी यहाँ उगाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में जहाँ एक ओर सूत की कताई बुनाई होती थी, वहीं दूसरी ओर रंगाई भी होती थी। खुदाई में रंगाई का छोटा सा कारखाना भी मिला है। इस सभ्यता के लोग सुमेर से ऊन का आयात करते थे और सूती कपड़े का निर्यात करते थे। इन्हें तांबे का समुचित ज्ञान था। उस समय सिंध में काफ़ी मात्रा में पत्थर थे, वहीं राजस्थान में तांबे की खानें थी। खुदाई से खेतीबाड़ी के उपकरण भी मिले हैं। महाकुंड के आसपास उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं, जिसमें दालान, बरामदे तथा छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में एक छोटी इमारत भी है, जिसमें 20 कमरों वाला एक हॉल बना हुआ है। यह शायद राज्य सचिवालय या सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं। इन पर जो बस्ती बनी है उसे नीचा नगर कहा गया है। पूर्व में रईसों की बस्ती है, जिसमें बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और काफ़ी मात्रा में कुएं हैं। जिन पुरातत्ववेताओं ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी, उनके नाम से यहाँ मोहल्ले बनाए गए हैं, जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई आदि। डीके के नाम से 2 हल्के हैं। यह क्षेत्र दोनों बस्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हल्का माना गया है, क्योंकि यहाँ शहर की मुख्य सड़क है, जो कि बहुत लंबी है। आज तो केवल आधा मील बची है। इस सड़क की चौड़ाई 33 फीट है। भले ही सड़क के दोनों ओर मकान बने हैं, जिनमें से किसी का भी दरवाज़ा बीच सड़क पर नहीं खुलता। घरों के दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते हैं।
मुख्य सड़क से गली में जाकर ही किसी के घर में पहुंचा जा सकता है। प्रत्येक घर में स्नान घर है। खुली नालियां भीतर बस्ती में भी नहीं हैं। घर का पानी पहले होदी में आता है, फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतर की गलियां 9 से 12 फीट चौड़ी हैं। बस्ती में कुओं का प्रबंध भी है। संपूर्ण नगर में लगभग 700 कुएं हैं। मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नगर कहा गया है, क्योंकि इसमें नदी, कुंड, तालाब, स्नानघर, कुएं और पानी निकासी की व्यवस्था समुचित तरीके से की गई थी। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके जी का हल्का है। यहाँ की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। संभवतः यहाँ 2 मंजिल वाले मकान रहे होंगे। कुछ दीवारों में छेद हैं, वे शायद शहतीरों के छेद होंगे। सभी घर भट्टे की पक्की ईंटों के बने हैं, जिनका अनुपात 1:2:4 है। इन घरों में पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। छोटे तथा बड़े घर एक ही पंक्ति में बनाए गए हैं। अधिकतर घर 30 जरबे 30 फुट के हैं। इनमें से कुछ दुगुने तथा कुछ तिगुने आकार के भी हैं। सभी घरों की वास्तुकला एक जैसी है। नगर में एक मुखिया का घर भी है, जिसमें 20 कमरे तथा 2 आंगन हैं। बड़े घरों में ऊपर की मंजिल होने के प्रमाण मिले हैं। घर चाहे छोटे हों या बड़े, पर कमरों का आकार बहुत छोटा है। इससे पता चलता है कि जनसंख्या काफ़ी अधिक होगी। छोटे घरों में सीढ़ियां संकरी हैं तथा पायदान ऊंचे हैं। घरों की खिड़कियां तथा दरवाज़ों पर छज्जों के कोई सबूत नहीं मिले। ऐसा लगता है कि इस नगर में नहर नहीं थी। हो सकता है कि बारिश खूब होती हो, क्योंकि कुओं का तो कोई अभाव नहीं था। अब हम राजस्थान संबंधी सूचना पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान के घरों की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी ज्वार बाजरे की खेती होती थी। बेर भी होते थे। जैसलमेर का कुलधरा गांव मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता है। इस गांव में लोगों का राजा से झगड़ा हो गया, इसलिए वे सभी गांव खाली करके चले गए। पीले पत्थरों से बना यह सुंदर गांव आज भी अपने बाशिंदों की राह देख रहा है। राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी कुएं, कुंड, गली कूचे तथा कच्ची पक्की ईंटों के कई घर वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध प्रकाशित करवाया है, जिसमें सिंधु घाटी के 100 वर्ष पहले तथा खुदाई में मिली लोहे के पहियों वाली गाड़ी के चित्र दिखाए गए हैं। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता की परंपरा निरंतर आगे चलती रही है। गाड़ी में जो कमानी या आरे वाले पहिए लगे हैं, वे परिवर्ती हैं। अब तो किसान बैलगाड़ियों में जीप से उतारे पहिए भी लगाने लग गए हैं। ऊंटगाड़ी में तो हवाई जहाज से उतारे पहिए भी लगाए जाते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो का अजायब घर के बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर क्या है और कैसा है। मोहनजोदड़ो भले ही आज खंडहर है, परंतु यह सिंधु घाटी सभ्यता का अजायब घर कहा जा सकता है। यह किसी कस्बाई स्कूल के छोटे से कमरे के समान है, परंतु यह अजायब घर छोटा सा है और इसमें सामान भी कम है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई वस्तुओं का पंजीकरण भी किया गया है। उनकी संख्या 50,000 से अधिक है। इसकी मुख्य वस्तुएं दिल्ली, कराची, लाहौर और लंदन में हैं, परंतु यहाँ जो चीज़ें दिखाई गई हैं वे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाने में सक्षम है। इन वस्तुओं में काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, वध, चौपड़ की गोटियाँ, दीपक, मापतोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, अन्य खिलौने, 2 पाटों वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनकों के पत्थर वाले हार तथा पत्थर के औजार हैं। इस अजायब घर में अली नवाज नाम का व्यक्ति तैनात किया गया है, जो बताता है कि पहले यहाँ सोने के आभूषण भी थे,
जो कि चोरी हो गई। अजायब घर को देखकर हैरानी की बात यह लगती है कि यहाँ कोई हथियार नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की सभ्यता में शक्ति के बल पर अनुशासन कायम नहीं किया जाता था। यहाँ पर कोई सेना भी नहीं थी। सभ्यता, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था टिकी थी। यह सभ्यता सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवस्था पर टिकी थी, इसलिए यह अन्य सभी सभ्यताओं से भिन्न प्रतीत होती है। अब हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस संस्कृति में न कोई सुंदर राजमहल है, न मंदिर और न ही राजाओं और महंतों की समाधियां हैं। मूर्ति शिल्प छोटे बड़े आकार के हैं। राजा का मुकुट भी छोटे आकार का है। नावें भी छोटी हैं। लगता है कि उस काल में लोगों में लघुता का विशेष महत्व था। मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यही रहा होगा। यह साधन और व्यवस्था की दृष्टि से समृद्ध प्रतीत होता है कि इसमें न तो भव्यता थी और न ही आडंबर थे। यहाँ से प्राप्त हुई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए यहाँ की सभ्यता का समुचित ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लेखक लिखता भी है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थरों की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। वस्तुत अजायब घर में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली हैं, जिनमें से एक तो 2 इंच लंबी थी। हो सकता है कि यह सुई कशीदेकारी के काम आती हो, यानी वस्त्रों पर कढ़ाई करने के भी काम आती हो। खुदाई में मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके शरीर पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। यानी जो प्रसिद्ध राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके शरीर पर कढ़ाई किया हुआ वस्त्र भी है। खुदाई में हाथी दांत तथा तांबे के सुए भी मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि शायद इनसे दरियों की बुनाई की जाती थी। मोहनजोदड़ो में सिंधु के पानी का निकास होने लगा है, जिसके कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम रोकना पड़ा है। पानी के रिसाव होने के कारण क्षार और दलदल की समस्याएं सामने आ गई हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के खंडहरों को किस प्रकार बचाया जाए, यह एक समस्या बनी हुई है। इस प्रकार हमने जाना कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके 2 मुख्य नगर हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जो इस समय पाकिस्तान में हैं। हमें इससे पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से पहले, इसकी खोज से पहले हमें नहीं पता था कि हमारे देश में भी इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है। लेकिन जब हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया, तब लोगों को या उन कारीगरों को खंडहर मिले जिनमें पक्की ईंटें थी। तो उन पक्की ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया, जिसके कारण इस सभ्यता संस्कृति के जो अवशेष थे वो बहुत सारे नष्ट हो गए। लेकिन जब रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करके यह पता लगाया गया कि ये खंडहर या ये ईंटें कितने साल पुरानी हैं, तो सब देश तथा पूरे विश्व के लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि यह बहुत पुरानी सभ्यता के एक अंश या खंडहर थे। इस प्रकार हमने यह जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो जो नगर है, उसका हमारे जीवन में या हमारे देश की सभ्यता संस्कृति में क्या महत्व है। इसके जानकारी के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारे देश में भी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, जिस पर हमें आज भी गर्व होता है।
उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर तथा उससे अगले भाग में हम अन्य परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।